इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि भविष्य के निर्माण का एक खाका है। इसी विचार के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम एक काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये जुड़ा है एनसीईआरटी से और उनकी कक्षा 7 की जो गणित की नई किताब आई है, उसमें प्राचीन भारतीय गणित के योगदान को कैसे शामिल किया गया है, इस पर। जी। हमारी ये जो चर्चा है ये इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपे एक लेख पर आधारित है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन नई किताबों में क्या बदला है ना? कौन से प्राचीन गणितज्ञों का जिक्र है, उनके क्या काम बताए गए हैं और इन बदलावों के पीछे एनसीईआरटी की सोच क्या है, उनका मकसद क्या है। और देखिए, ये विश्लेषण जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर पर अहम हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में साइंस एंड टेक, एजुकेशन पॉलिसी, कल्चर, इन सबसे जुड़ता है। पर आम जानकारी के लिए भी ये उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। बिल्कुल। और पहली नज़र में देखें तो ये कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के हिसाब से ही लगता है। एनईपी 2020 में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों को, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को, स्कूल के सिलेबस में ठीक से शामिल करना है। इसका मकसद ये है कि छात्र अपनी जो बौद्धिक विरासत है उससे वाकिफ हों। अच्छा। और एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, उन्होंने भी, जैसे लेख में बताया गया है, इस बदलाव के पीछे की वजह बताई है। उनका कहना है कि एक बड़ा मकसद है छात्रों को वो पढ़ाना जिसे वो सही इतिहास मानते हैं, मतलब एक ऐसा इतिहास जो उनके मुताबिक कॉलोनियल या यूरोपियन नजरिए से थोड़ा शायद अधूरा रह गया था या विकृत हो गया था। तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि इतिहास को एक, क्या कहते हैं, स्वदेशी नजरिए से पेश करने की एक सचेत कोशिश है। ये तो दिलचस्प बात है। तो फिर इन किताबों में खासकर जो क्लास 7 की गणित प्रकाश है, भाग 1 और 2, उसमें नया क्या डाला गया है? कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। जैसे एक बड़ा उदाहरण है पूर्णांक, मतलब इंटीजर्स वाला जो चैप्टर है, उसमें 7वीं सदी के महान भारतीय गणितज्ञ हुए ब्रह्मगुप्त, उनका और उनके ग्रंथ ब्रह्मस्पुत्र सिद्धांत का जिक्र है। और यहाँ एक बहुत रोचक बात बताई गई है। क्या? किताब कहती है कि ये शायद इतिहास में पहली बार था जब पॉजिटिव प्लस और नेगेटिव माइनस नंबर्स के गुणा और भाग के नियम इतने साफ तौर पर बताए गए हैं। 7वीं सदी में? हाँ। वाकई? हाँ। सोचिए जरा, जब दुनिया में कई जगह नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, तब ब्रह्मगुप्त न सिर्फ उन्हें मान रहे थे, बल्कि उनके साथ गणितीय क्रियाओं के नियम भी बना रहे थे। जबरदस्त। किताब इसे अंक गणित और बीज गणित के विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, बताया गया है कि किताब में ब्रह्मगुप्त के नियम समझाए भी गए हैं और उन पर बेस्ड सवाल भी दिए प्रैक्टिस के लिए। ये सच में एक बहुत महत्वपूर्ण एडिशन है। ये दिखाता है कि नंबर्स की, खासकर नेगेटिव नंबर्स जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की, कितनी गहरी समझ भारत में काफी पहले विकसित हो गई थी। सही। अक्सर क्या होता है कि गणित के इतिहास की जो यूरोप सेंट्रिक बातें होती हैं, उनमें इन चीजों को या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या कम करके आंका जाता है। ब्रह्मगुप्त का काम इस धारणा को सीधी चुनौती देता है। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ब्रह्मगुप्त का ये काम सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के गणित के इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। उनके नियम आज भी गणित की बुनियाद का हिस्सा है और उनके विचारों ने, जैसा हम आगे बात करेंगे, बाद में अरब गणितज्ञों को भी बहुत प्रेरित किया। हाँ, आपने ज्ञान के प्रसार की बात की और ये हमें अगले अहम पॉइंट पर लाता है, बीज गणित यानी अलजेब्रा। किताब के एक चैप्टर में बीज गणित शब्द का जिक्र है और बताया गया है कि जिसे आज हम अलजेब्रा कहते हैं, उसकी जड़ें भी प्राचीन भारत से जुड़ी हैं। अच्छा। हाँ, चैप्टर ये बताता है कि पुराने भारत में गणित सिर्फ गिनती तक ही सीमित नहीं था। सिंबल्स का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन बनाना, इक्वेशन हल करना, ये सब गणितीय खोज का हिस्सा बन चुका था। ये एब्स्ट्रैक्ट सोच को दिखाता है। और यहां फिर से ब्रह्मगुप्त का नाम आता है। किताब बताती है कि उन्होंने अज्ञात राशियों, मतलब अननोन क्वांटिटीज या वेरिएबल्स के लिए अक्षरों का इस्तेमाल किया और इन अज्ञात राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने के तरीके बताए। इसे बीज गणित की व्यवस्थित पढ़ाई के शुरुआती उदाहरणों में से एक माना जाता है। क्या स्रोत ये बताता है कि उस समय सिंबल्स या नोटेशन कैसे थे? स्रोत सीधे तौर पर पूरी नोटेशन सिस्टम का ब्यौरा तो नहीं देता, पर यह साफ करता है कि सिंबल्स का इस्तेमाल होता था। किताब में बाद में कुछ सिंबल्स की लिस्ट भी दी गई है जो ब्रह्मगुप्त के समय के गणितज्ञ अज्ञात राशियों के लिए यूज करते थे। ये अपने आप में बड़ी बात है,
कि गणित को नंबरों से आगे बढ़कर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर देखा जा रहा था। और यहीं से वो ज्ञान के लेन देन की दिलचस्प कहानी शुरू होती है। किताब के मुताबिक करीब 8वीं सदी में इन भारतीय गणितीय विचारों का, खासकर ब्रह्मगुप्त के काम का अरबी में अनुवाद हुआ। बगदाद उस समय ज्ञान का केंद्र था, है ना? बिल्कुल। और इन अनुवादों ने एक बहुत प्रभावशाली फारसी गणितज्ञ मुहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को बहुत प्रभावित किया। वो बगदाद के हाउस ऑफ विजडम से जुड़े थे। लगभग 825 ईस्वी में अल ख्वारिज़मी ने अरबी में एक किताब लिखी, किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला। ये किताब समीकरण हल करने के तरीकों पर थी। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या इसी किताब के टाइटल में जो शब्द है अलजब्र, जिसका मतलब होता है समीकरण में पदों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाकर बहाल करना, क्या इसी से आज का शब्द अलजेब्रा निकला है? हाँ, किताब तो बिल्कुल यही कहती है। अलजब्र शब्द ही बदलते बदलते अलजेब्रा बन गया है। कितना रोचक है ये जानना कि इस शब्द का सफर बगदाद से शुरू हुआ और उसकी प्रेरणा भारतीय ग्रंथों से मिली थी। जी। और कहानी आगे भी बढ़ती है। किताब बताती है कि अल ख्वारिज़मी का ये काम और भारतीय गणितीय विचार उनकी किताब के जरिए और फैले। 12वीं सदी के आसपास जब यूरोप में ज्ञान का पुनर्जागरण हो रहा था, अल ख्वारिज़मी की इसी किताब का लैटिन में अनुवाद हुआ। अच्छा। और उसी अनुवाद के जरिए बीजगणित का ये व्यवस्थित ज्ञान यूरोप पहुंचा और वहां गणित के विकास को तेजी मिली। कमाल है। किताब में न सिर्फ ब्रह्मगुप्त के समय के सिंबल्स की लिस्ट है, बल्कि 12वीं सदी के एक और महान भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय यानी भास्कराचार्य, उनके ग्रंथ बीजगणित से एक सवाल का उदाहरण भी दिया गया है। ये भारतीय गणितीय परंपरा की निरंतरता को भी दिखाता है। इस पूरे मामले में, जैसा इंडियन एक्सप्रेस के लेख में भी बताया गया है, इतिहासकार और विज्ञान के दार्शनिक प्रोफेसर ध्रुव रैना का नजरिया बहुत अहम है। वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि अरब गणितज्ञ, खासकर अल ख्वारिज़मी, भारतीय गणितज्ञों विशेष रूप से ब्रह्मगुप्त के काम से वाकई बहुत प्रभावित थे। हाँ। प्रोफेसर रैना एक और बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अरब विद्वानों ने सिर्फ भारतीय ज्ञान को कॉपी नहीं किया, उन्होंने इन तरीकों पर काम किया, उनमें सुधार किए, उन्हें और ज्यादा जनरलाइज किया और उन्हें ग्रीक ज्यामिति के साथ मिलाया भी। अच्छा, यानी सिर्फ लिया नहीं, उसे विकसित भी किया। बिल्कुल। वो असल में ग्रीक, भारतीय और शायद चीनी परंपराओं से मिले ज्ञान के महान सिंथेसाइजर और इनोवेटर थे। ये घटना दिखाती है कि ज्ञान का प्रसार सीधा एक लाइन में नहीं होता, बल्कि ये एक ग्लोबल लेनदेन, मिलावट और विकास की जटिल प्रक्रिया है। ये किसी एक सभ्यता की महानता के बजाय ज्ञान की साझा विरासत पर जोर देता है। अंक गणित और बीजगणित के अलावा क्या ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री के बारे में भी कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। रचनाएं और टाइलिंग नाम का एक चैप्टर है जो ज्यामितीय कंस्ट्रक्शंस पर है। इसमें शुल्ब सूत्रों का जिक्र है। शुल्ब सूत्र तो बहुत प्राचीन माने जाते हैं, है ना? हाँ, ये प्राचीनतम भारतीय ज्यामितीय ग्रंथ माने जाते हैं। इस चैप्टर में शुल्ब सूत्रों में दिए तरीकों का हवाला देते हुए बताया गया है कि कैसे पुराने जमाने में रस्सी, जिसे संस्कृत में शुल्ब या रज्जू कहते थे, उसका इस्तेमाल करके ज्यामितीय रचनाएं की जाती थीं। खास तौर पर रस्सी का इस्तेमाल करके किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक कैसे बनाते हैं, इसका तरीका बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सटीक ज्यामितीय रचनाएं जैसे परपेंडिकुलर बनाना या लाइन को आधा करना, ये पुराने जमाने में कई सभ्यताओं को पता थी और भारत उनमें से एक था। और भारत में इन तरीकों का सबसे पुराना लिखित सबूत हमें शुल्ब सूत्रों में मिलता है। ये सूत्र तो यज्ञ की वेदियों से जुड़े थे शायद। बिल्कुल। ये सूत्र असल में वैदिक काल में यज्ञों के लिए अलग अलग तरह की वेदियां बनाने के लिए जरूरी ज्यामितीय नियमों का कलेक्शन है। इन वेदियों को बहुत सटीक नाप और आकार का बनाना होता था, जिसके लिए अच्छी खासी ज्यामितीय समझ जरूरी थी। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल भी शामिल है, जिसे अक्सर बौधायन शुल्ब सूत्र से जोड़ा जाता है। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है, और लेख भी ये बताता है कि जो पुरानी क्लास 7 की गणित की किताब थी एनसीईआरटी की, उसमें इस तरह से ब्रह्मगुप्त या शुल्ब सूत्रों का कोई खास जिक्र नहीं था। इक्का दुक्का नाम शायद हो, पर इस तरह से सिलेबस का हिस्सा बनाना ये नया है। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है। ये एनसीईआरटी की उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें वो NEP 2020 के हिसाब से नई किताबें बना रहे हैं।
NEP 2020 खुद ही कहती है कि सिलेबस में भारतीय जड़ों और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करो ताकि पढ़ाई ज्यादा रेलेवेंट, होलिस्टिक और भारत केंद्रित बन सके। NCERT निदेशक प्रोफेसर सकलानी ने इन बदलावों के पीछे, जैसा लेख में बताया गया है, 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला, जैसा हमने पहले कहा, छात्रों को सही इतिहास पढ़ाना जो उनके हिसाब से कॉलोनियल नजरिए के असर से मुक्त हो। उनका मानना है कि भारतीय योगदान को सही जगह नहीं मिली पहले। दूसरा मकसद उनके अनुसार विषय को ज्यादा इंटरडिसिप्लिनरी बनाना है, जैसे गणित को सिर्फ फॉर्मूलों तक न रखकर उसे इतिहास, संस्कृति, भाषा से जोड़ना। इससे पढ़ाई ज्यादा दिलचस्प बनती है। हाँ, ये बात तो है। जब पता चलता है कि अलजीब्रा की जड़ें कहाँ हैं या ज्योमेट्री का इस्तेमाल यज्ञों में होता था, तो विषय ज्यादा जीवंत लगता है। बिल्कुल। और तीसरा मकसद छात्रों में अपनी विरासत के प्रति गर्व और प्रेरणा जगाना है। ये जानना कि उनके पूर्वजों ने गणित जैसे क्षेत्र में इतने बड़े योगदान दिए, इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ सकता है, अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस हो सकता है। तो इरादा साफ लगता है, अकादमिक उपलब्धियों के जरिए छात्रों को उनकी विरासत से जोड़ना। 7 की गणित की किताब में अब ब्रह्मगुप्त के काम, बीजगणित की भारतीय जड़ें और उसका दुनिया में फैलना और शुल्ब सूत्रों का प्राचीन ज्यामितीय ज्ञान, इन सबको खास जगह दी गई है। ये कदम न सिर्फ प्राचीन भारतीय उपलब्धियों को सामने लाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि ज्ञान कैसे इतिहास में सफर करता है और NEP 2020 के तहत सिलेबस में कैसे बदलाव आ रहे हैं। जी। और जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी कई तरह से काम आ सकती है। प्रीलिम्स के लिए तो फैक्ट सीधे बन सकते हैं, ब्रह्मगुप्त, अल-ख्वारिज़मी, शुल्ब सूत्र, NEP 2020, IKS। और मेंस के लिए GS पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज इन कल्चर, साइंस एंड टेक अचीवमेंट्स, GS पेपर 2 में एजुकेशन इश्यूज और शायद एस्से में भी काम आ सकता है, जहां इंडियन आइडेंटिटी या एजुकेशन रिफॉर्म्स पर लिखना हो। हाँ, नोट्स में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। अब जब हम खत्म कर रहे हैं तो मैं एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। इसमें कोई शक नहीं कि अपनी जड़ों को, अपनी ज्ञान परंपराओं को पहचानना और सामने लाना बहुत जरूरी है। ये राष्ट्रीय गौरव और सही ऐतिहासिक समझ के लिए अहम है। सही बात है। लेकिन सिलेबस बनाते समय वो संतुलन कैसे साधा जाए? एक ऐसा बैलेंस जो अपनी विरासत का सम्मान करते हुए भी ज्ञान के ग्लोबल लेन देन और उसकी इंटरकनेक्टेडनेस को भी पूरी ईमानदारी से माने, जैसा हमने भारत, अल-ख्वारिज़मी और यूरोप के गणित के विकास में देखा। कैसे पक्का किया जाए कि स्वदेशी ज्ञान पर जोर देते हुए हम अनजाने में इतिहास के दूसरे जरूरी हिस्सों को नजरअंदाज न कर दें? ये एक मुश्किल चुनौती है जिस पर लगातार सोचने और बात करने की जरूरत है, ताकि इतिहास की पूरी और संतुलित तस्वीर पेश हो सके। हमें पूरी उम्मीद है कि प्राचीन भारतीय गणित और NCERT किताबों में हुए इन बदलावों पर हमारी ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप आगे भी ऐसे विषयों पर चर्चा सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़रूरी, अपनी राय, अपने विचार या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपकी भागीदारी हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।